हम सॉल्युबिलिटी कंपेयर करेंगे तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। वहाँ पर ज़्यादातर इनसॉल्युबल है, यहाँ पर ज़्यादातर सॉल्युबल है। जो इनसॉल्युबल स्पेशीज़ है यहाँ पर बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो उसके अंदर के एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ वाटर का इंटरैक्शन इतना सफिशिएंट नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ दे और उसको सॉल्युबल बना सके। नीचे में एक लाइन लिखी हुई है देखिएगा, बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स ऑफ एल्कली मेटल्स आर लेस सॉल्युबल देन द कार्बोनेट सॉल्ट्स ऑफ एल्कली मेटल्स। तो सारी बाइकार्बोनेट फैमिली के साथ ऐसा होता है कि अगर एल्कली मेटल उठाएँगे, उनके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को कंपेयर करेंगे, तो बाइकार्बोनेट लेस सॉल्युबल है। बाकी एसिड के साथ रिएक्ट करने पर पूरा मैकेनिज़्म ही हमें पता है। वो एसिड जो है वो जो बाइकार्बोनेट के अंदर जो OH माइनस वाला पार्ट है उसे पूरा हटा लेगा, ठीक है? और CO2 बाहर आ जाएगा, डन है। अगला, बाइकार्बोनेट का रिएक्शन हो रहा है BaCl2 CaCl2 के साथ। पहले हो रहा था किसके साथ? पहले हमने कार्बोनेट का रिएक्शन करवाया था उसके साथ, याद है? तो प्रेसिपिटेट बनता था, यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा क्योंकि सारे बाइकार्बोनेट सॉल्युबल है, ठीक है? बट जब बॉयल ऑफ करेंगे, तो वो बाइकार्बोनेट H2O और CO2 को बाहर निकाल देगा बॉइलिंग से। जो हीटिंग है वो तोड़ रहा है वहाँ के बॉन्ड को और CO2 और H2O एज़ अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएँगे, जो बचा हुआ पार्ट है वो कार्बोनेट रहेगा, ठीक है? अभी मैं रिलेट नहीं कर रहा दूसरे चैप्टर से, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें जो कि रिलेट होंगी दूसरे चैप्टर से। अभी मैं प्योरली इस बात पर हूँ कि जो कार्बोनेट में पढ़ा है उससे क्या-क्या चीज़ें डिफरेंट है और क्या-क्या चीज़ें मैच कर रही हैं। अब जब बॉइलिंग कर लेंगे, बॉइलिंग करके BaCl2 और CaCl2 डालेंगे तब कार्बोनेट बाहर आ जाएगा प्रेसिपिटेट के रूप में, ठीक है? तो डायरेक्ट वहाँ कार्बोनेट से आ जाता था प्रेसिपिटेट, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आएगा, तुम्हें बॉइलिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक नया टेस्ट देख रहे हैं MgSO4 MgCl2 का और उसके पीछे MgOH2 का प्रेसिपिटेट बनना, MgCO3 का प्रेसिपिटेट बनना। तो पहला जो रिएक्शन है मैग्नीशियम सल्फेट और बाइकार्बोनेट का, इससे कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा क्योंकि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी सॉल्युबल है, ठीक है? फिर बाइकार्बोनेट, इसे बॉयल ऑफ किया हमने कार्बोनेट में, CO2 में, H2O में, वही सेम रिएक्शन ऊपर वाला उसी को दिखाने की कोशिश की है दूसरी तरह से, MgCl2 MgSO4 डाला। अगर अभी बाइकार्बोनेट को बॉयल करके मैं अगर आगे MgCl2 MgSO4 डाल रहा हूँ तो कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन रहा है, जो दिख रहा होगा कि ऑलमोस्ट सारे ही एसिड में सॉल्युबल है, डाइल्यूट होने चाहिए वो। बढ़ जाओ आगे। सॉल्युबिलिटी वाला में मैंने होमवर्क तुम्हें दिया हुआ है कि सर्च करके रखना है, तुम्हें सर्च करके रखना है कि कौन-सा, यानी कि तुमको इस तरह से देखते जाना है कि जो भी प्रेसिपिटेट तुम बना रहे हो उसके बारे में जहाँ-जहाँ पर कमेंट है, कौन है जो कि डाइल्यूट HNO3 में सॉल्युबल नहीं है, स्पेशली डाइल्यूट HNO3 में। ओके, NH4OH के साथ टेस्ट कर रहे हैं, तो बाइकार्बोनेट भी बेस है और NH4OH भी बेस बेस है। कुछ होगा क्या? पॉसिबिलिटी है कुछ होने की। अब जब हम रिएक्शन देख रहे हैं तो देख रहे हैं OH वाला पार्ट NH4OH का वो टूटा है। क्या मतलब हुआ इसका? कि NH4OH ज़्यादा बेसिक है या बाइकार्बोनेट ज़्यादा बेसिक है? देखिए तो बाइकार्बोनेट का H+ हटा लिया गया है, तो डेफिनिटली NH4OH को हम क्या बोलेंगे? ज़्यादा बेसिक। ज़्यादा ज़्यादा बेसिक। बेसिक। ओके, तो मुझे कोई रिकॉर्ड कर रहा है क्या? रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एज़ यूजुअल आप लिंक शेयर कर लेना, ठीक है? ओके। तो ऐसे ही रिएक्शन को देख-देख करके देखो ज़्यादातर दुनिया जो वो रटने के पीछे जा रही होती है, जबकि ये करना ही नहीं है। हमेशा ये चीज़ ज़्यादा फ्रूटफुल है कि तुम रिएक्शंस को इसी तरह से रिलेट करके समझते जाओ और बस ये सेम चीज़ जो है तुम 3-4 बार ऐसे रिपीट कर लो एंड देन सॉल्विंग के थ्रू ट्राई करो कि तुम्हें सॉल्विंग के थ्रू वो सेम चीज़ जो है फिर और अच्छे से रिकॉल हो जाए। ठीक है, फिर जो कार्बोनेट यहाँ बनेगा NH4OH के साथ रिएक्शन के बाद वो तुम्हें मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट दे देगा। बढ़ते हैं, HgCl2 के साथ आते हैं। पीछे याद है HgCl2 के साथ रिएक्शन हुआ था, कार्बोनेट वाला, वो यहाँ भी लिखा हुआ है। डायरेक्टली अगर आप चाहोगे, तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा क्योंकि बाइकार्बोनेट मरकरी वाला भी सॉल्युबल है। जनरली मरकरी वगैरह हाई कोवेलेंट कैरेक्टर वाले होते हैं और जनरली ये चीज़ होती नहीं है। बट देखो बाइकार्बोनेट इतना ज़्यादा सॉल्युबल है। नाउ अगर तुमने बाइकार्बोनेट को बॉयल ऑफ कर दिया, तो कहानी वही पिछले बार वाली हो जाएगी। कार्बोनेट जो बनेगा, वो Hg+2 के साथ बेसिक मरकरी कार्बोनेट बना देगा। याद है वहाँ पर C6H+ जो बाहर निकल रहा था, उसके बारे में हमने क्या कमेंट किया था? ये
Drastic change in pH. ड्रास्टिक चेंज इन पीएच है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ H+ बाहर आ रहा है और एक्सेस ऑफ कार्बोनेट के साथ बफर बन जाता है। सेम चीज़ वहाँ पे डिस्कस की थी, राइट? चलो, अब हम डिस्टिंक्शन करने वाले कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के बीच में, तो जो भी ऊपर पढ़ा है, उसका यूज़ करेंगे डिस्टिंक्शन के लिए। तो यहाँ पर इस डायग्राम को समझाते हैं, यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि तुम्हारे पास एक मिक्सचर है बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट का, दिख रहा होगा वहाँ पे टेस्ट ट्यूब टाइप का है, उसमें दिखाया जा रहा है और उसमें एक्सेस ऑफ BaSL2 और CaSL2 डाल रहे हैं। तो नॉर्मल कंडीशंस में एक व्हाइट प्रेसिपिटेट वहाँ पर बन रहा है। वो कौन बना रहा होगा? कार्बोनेट। तो कार्बोनेट निकल गया, बचा क्या अब तुम्हारे मिक्सचर में? बाइकार्बोनेट। अब उस बाइकार्बोनेट के बारे में सोचो। मैं क्या करूँ ऐसा कि बाइकार्बोनेट का टेस्ट हो जाए? मैं बॉयल ऑफ करूँ और फिर प्रेसिपिटेट बनाऊँ बेरियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का, सही रहेगा। NH4OH डालूँगा, फिर से कार्बोनेट बाहर आएगा, फिर से वो प्रेसिपिटेट दे देगा Ba+2 और Ca+2 के साथ। तो क्या ये सेम चीज़ें हैं जो ऊपर हमने पढ़ी थी? उसी को हम यूज़ कर रहे हैं डिस्टिंक्शन के लिए, ठीक है? और दिखा रहे हैं कि देखो लैबोरेटरी में ये प्रोसीजर अपनाते हैं अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को सेपरेट आउट करना होता है और समझना होता है कि अच्छा मेरे पास पहले से कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट था या नहीं था। अगर मान लो मेरे पास कार्बोनेट था ही नहीं, तो फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन मिलता ही नहीं तुम्हें, ठीक है? कन्फर्म? Yes. डायरेक्ट तो नहीं होता ना? BaSL2 CaSL2 डायरेक्ट नहीं दे देंगे कोई प्रेसिपिटेट, क्योंकि वो बाइकार्बोनेट जो बेरियम कैल्शियम का होगा वो सॉल्युबल होगा। तो पहले स्टेप का रिएक्शन मिलता ही नहीं। तो इसीलिए वो पहला स्टेप का रिएक्शन करवा भी लिया गया, एक्सेस ऑफ BaSL2 CaSL2 पहले डाल दिया गया, सो दैट कार्बोनेट पहले ही कन्फर्म हो जाए। क्योंकि बाद में तुम कार्बोनेट पकड़ ही नहीं पाओगे। अगर तुमने पहले ही सॉल्यूशन को बॉयल कर दिया होता, तो तुम्हें 2 तरह के कार्बोनेट मिलते, एक तो ओरिजिनल जो रखा हुआ है और एक जो बाइकार्बोनेट से आता। करेक्ट? तो फिर तुम पहचान ही नहीं पाते। समझ रहे हो? हाँ। ठीक है, चलो बढ़ाओ आगे। तो रुक जाओ, सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन आया है। सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन क्यों बनाते हैं? क्या रीज़न होता है बनाने का? ऐसे तो बिकॉज हमको एनायन को अलग करना होता है प्योर, अच्छा, अनायन को क्यों अलग करना होता है? क्योंकि उसका स्पेसिफिक टेस्ट हो सके। स्पेसिफिक टेस्ट हो सके। नीचे जो रिएक्शन है PbSO4 और Na2CO3 वाला, ये Na2CO3 वाला, ये क्या हेल्प कर रहा है इसी बात को समझाने में? हाँ, हम कैसे? कार्बोनेट अलग कर रहे हैं। ओके, तो PbSO4 जो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, उसको हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज़ किया है। तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन हुआ है। आयन एक्सचेंज रिएक्शन की वजह से अब सोडियम सल्फेट बन गया है PbSO4। नाउ सोडियम सल्फेट इज सॉल्युबल, तो अब हमें जो PbSO4 से सल्फेट आयन नहीं मिल रहा था, अब सल्फेट आयन मिल रहा है, राइट? और जो नया प्रेसिपिटेट बन गया है वो PbCO3 है। हमें PbCO3 से मतलब नहीं है, क्योंकि हम टेस्ट किसको करना चाह रहे थे? सल्फेट को, ठीक है? अब इसी वजह से देखो, ये बोला जाता है कि सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन सारे एनायन को तो टेस्ट कर लेगा, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के लिए काम का नहीं है। तो ये दोनों रिएक्शन कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ, आप कार्बोनेट का कंफर्मेशन नहीं कर सकते सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन से। क्यों? क्योंकि सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन में तुम हर इनसॉल्युबल सॉल्ट को कार्बोनेट में ही कन्वर्ट कर रहे होते हो। सुन रहे हो? तो तुम कार्बोनेट को फ्री नहीं रख पा रहे हो। समझ रहे? इसको और अच्छे से रिलेट कीजिएगा आगे पढ़ करके इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को। कार्बोनेट तुम्हें फ्री चाहिए। हर वो स्पेशीज़, हर वो अनायन जो सॉल्यूशन में फ्री रहेगा, मैं उसी का टेस्ट करा पाऊँगा। और फ्री रखने के लिए उसके साथ जो कैटायन होना चाहिए, वो एल्किल मेटल का होना चाहिए। ओके, पढ़िए। रुक जाइए, हड़बड़ाइए नहीं। जाने दीजिए, पूरा रीडिंग डाल लीजिए सारे लोग। और देखना है क्या डाउट है। और अगर कोई डाउट रहेगा, तो उसे आप या तो डीएम कर लेंगे या फिर आप ग्रुप में डाल लेंगे। ठीक है? बट फैल करके नहीं, एकदम अच्छे से सटीक डाउट निकाल करके कि अच्छा ये डाउट सच में आ रहा है। वैसे आएगा नहीं, बट
आदत यही रखना है इसी तरह से चलने की। यहाँ पर जो नीचे में से ये जो बना हुआ है ना टेबल, जिसमें कि रिएजेंट और पैरेलली प्रेसिपिटेट और उनकी सॉल्युबिलिटी बताई हुई है, अभी इसको इग्नोर करना है, क्योंकि आगे ये और अच्छे से मिलेगा हमें। तो अभी इसके ऊपर में इस टेबल को बाउंड्री बना दो, इस टेबल की बाउंड्री बना दो और बाउंड्री बना करके उसपे अभी लिख दो, नॉट नाउ। ऊपर से बनाओ, ऊपर से बनाओ। हुँ, अब इसके ऊपर की लाइन को जाओ। ये क्यों बोल रहे होंगे? एनायन पार्ट ऑफ द एसिड मस्ट डिफर फ्रॉम द एनायन दैट हैज़ टू बी डिटेक्टेड। ये किसके लिए बोल रहे हैं? वरना दोनों सेम रह जाएँगे, हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएँगे कौन कहाँ से आ रहा है। एसिड का कॉन्जुगेट आयन। हुँ, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो बहुत ही क्लियर है। उससे ऊपर का पॉइंट कहाँ पर कौन से एक्सपेरिमेंट या कौन से डिस्कशन की तरफ इशारा कर रहा है? बिफोर परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ एन आयन, सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड बाय यूजिंग सुटेबल एसिड। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? सर क्योंकि हमने जब सोडियम वो बेस यूज करा था तो फिर एक्सेस बेस को खत्म करने के लिए हमने उसको न्यूट्रलाइज किया था सोडा ठीक एक्सेस। है, बिल्कुल। ये देखो कॉमन लैबोरेटरी प्रोसीजर है कि हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमने पहले अगर बेसिक कंपाउंड यूज़ किया था, तो अगेन व्हेन वी आर स्टार्टिंग हम सब चीज़ें न्यूट्रलाइज़ करके करें, कि नहीं तो अदरवाइज़ आपके पीएच वैल्यूज़ में एरर आएगा। आपके पूरे एक्सपेरिमेंट में एरर आ रहा होगा। तो इसीलिए वॉश करना, न्यूट्रलाइज़ करना ये सब बेसिक लैबोरेटरी प्रोसीजर है। चलो आगे बढ़ जाओ। सर एक डाउट था सर। बोलो। सर बट उसके पूरे रिएक्शन जो आपको बेसिक अगर रहेगा उससे तो ज़्यादा फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको बस एक आयन एक्सचेंज को परफॉर्म करना है। देखो, तो पीएच न्यूट्रल पीएच जानने आता है। नहीं पहले तो अपने पॉइंट्स को बहुत क्लैरिटी देने की कोशिश करो, क्योंकि वो क्लियर नहीं हो रहा कि क्या बोलना चाह रहे हो। बट अगर तुम्हारी पहली लाइन को लेके उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो प्रैक्टिकली बहुत असर पड़ सकता है। प्रैक्टिकली तुम्हारे सारे रिज़ल्ट्स ही चेंज हो सकते हैं। और ये याद रखो कि जब हम एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, तो हमें ये पता नहीं होता कि एग्ज़ैक्टली अम, हर एक्सपेरिमेंट को हम जैसे थ्योरेटिकली यहाँ पे लिख रहे होते हैं ना, वैसे एक्सपेरिमेंट चलते नहीं है कभी भी। हमने अगर ये लिखा है कि कार्बोनेट में अगर हमने बाइकार्बोनेट में एसिड डाला है और CO2 रिलीज़ हो जाएगा, तो पहले तो ये चीज़ स्टोइकियोमेट्रिकली नहीं चलती है, यानी कि 1:1 के रेशियो में चल नहीं रही होती है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? इसको ऐसा समझो, कोई भी प्रोसेस 100% एफिशिएंट तो होता नहीं है। 100% यील्ड आएगा नहीं। मोस्टली रिएक्शन फॉरवर्ड जब हम बोलते हैं कि रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने का नेचर है, तो दैट मीन्स कि यील्ड अच्छा आने वाला है। बड़ा अमाउंट होने वाला है फॉरवर्ड जाने का। तो ऐसे हमने जब भी कोई भी रिएक्शन करवाया भी है पहले से, तो भी पर ये समझ लेना है कि आपका ये मान लेना कि आपने 1 मोल बाइकार्बोनेट लिया था और उससे वो पूरा का पूरा 1 मोल कार्बोनेट में चेंज हो गया, वो आपकी गलती है। रिएक्शन ऐसे नहीं होते 100% एफिशिएंसी के साथ। तो कुछ तो आप जो रिएक्शन करवा रहे होंगे ना, उसका ही बचा हुआ पार्ट होगा। दूसरा, हमने आयनिक में ये पढ़ा हुआ है कि एक बार आपने सॉल्यूशन में अगर कोई सॉल्ट वगैरह मिक्स कर लिया, तो उसके आयन्स बचे रह जाएँगे, क्योंकि वो टूट करके तो अपना इक्विलिब्रियम बना रहे हैं। अब आप उसको कितना भी बाहर निकालने की कोशिश करें प्रेसिपिटेट बना करके, उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज बचा रहेगा। यानी कि कोई भी प्रेसिपिटेशन 100% नहीं हो सकता, ये थ्योरेटिकल होता है। तो कुछ ना कुछ आयन उसके बचे रह जाएँगे। तो एसिड डालने से कई सारे फ़ायदे होते हैं। न्यूट्रलाइज़ेशन वगैरह तो है ही अपनी जगह पर, लेकिन साथ-साथ जो बची हुई चीज़ें होती हैं, उनके वॉश आउट होने के चांसेस होते हैं। क्यों होगा ऐसा? एसिड डाला है आपने, रिएक्टिव स्पीशीज़ है उसमें H+, वो खींच करके निकालेगा बाकियों को। तो मोस्टली आप देखोगे कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, तो पहले से जो भी कंटेनर हो आपका, वो चाहे फ्लास्क हो, चाहे टेस्ट ट्यूब हो, अक्सर हम पसंद करते हैं डाइल्यूट एसिड वगैरह से वॉश करना, बहुत डाइल्यूट एसिड से। वॉश का वॉश भी हो गया, साथ-साथ अगर कुछ भी होगा जो कि H+ के साथ रिएक्ट कर सकता है, वो भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हमें पता नहीं होता कि हम किस तरह के एरर का शिकार होने वाले हैं। तो ये सब सावधानी है, किसी भी बड़े एरर को लाने के लिए। इसको एक और पॉइंट से समझ सकते हो, कोई भी टाइट्रेशन होता है, तो टाइट्रेशन के लास्ट 1 एमएल में कलर चेंज होता है, राइट? अब तुमने 99 एमएल डाल दिया बाहर से रिएजेंट का,
कलर चेंज नहीं हुआ है। लास्ट के 1 ml डालने से, उस एक ड्रॉप से कलर चेंज हो गया अचानक से। ये क्या बताता है? कि तुम्हारा वो 1-1 ml, वो 0.1 ml भी सफिशिएंट होता है कोई बड़ा चेंज लाने के लिए केमिस्ट्री में। करेक्ट? तो हम ऐसे बातें नहीं कर सकते, ऐसे नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बोल नहीं सकते ये सब कि उससे क्या ही कितना ही फ़र्क पड़ जाएगा। नहीं, आप भूल गए। टाइट्रेशन इसी बात को दिखाता है कि 99 ml तक पीएच में चेंज ना के बराबर है और अचानक से लास्ट के उस एक ड्रॉप में सब बदल जाएगा। ड्रास्टिक चेंज होता है। पीएच का टाइट्रेशन कर्व याद कीजिए, फ्लैट रहता है, बफर टूटता है, अचानक से हाइड्रोलिसिस होती है और पीएच बहुत तेज़ी से वैरी करता है। ठीक है? तो हमें नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली क्या से क्या हो जाए, इतना ध्यान कोई क्यों दे? तो हम उसको एक तरह से निपटा लेते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी से निपट लेते हैं कि चलो वॉश करके खत्म करो, जो भी था पहले। ठीक है? ये पॉइंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सल्फाइड पर आ चुके हैं हम लोग। तो एक बार सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी का डिस्कशन करें। ऑल आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट 1A एंड अमोनियम सल्फाइड। ये किसी से मैच कर रहा है? कार्बोनेट। ठीक है। सल्फाइड को एसिडिफाई किया हमने, SO2 बाहर आया। तो SO2 को हम ठीक वैसे ही जैसे कि जिस तरह से हमने CO2 को कैल्शियम और लाइम वाटर और बेराइटा वाटर के साथ कंफर्म किया था, वैसे ही कंफर्म किया यहाँ पर। ठीक है? अच्छा, ऊपर में एक जगह एक और चीज़ लिखी हुई थी कि डिटेक्टेड बाय लाइम वाटर एंड स्लैश Cr2O72-। तो बहुत ही फेमस टेस्ट है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर। एसिडिफाइड डाइक्रोमेट जिस किसी पेपर के साथ लगा होगा, अगर उस पेपर को SO2 सल्फर डाइऑक्साइड वाली गैस के एनवायरनमेंट में डालेंगे, तो वो पेपर अपना कलर ऑरेंज से ग्रीन कर लेगा। क्योंकि उस सल्फाइड का रिएक्शन उस डाइक्रोमेट से होने वाला है और क्रोमियम अपने आप को +6 से +3 में कन्वर्ट करेगा। तो कलर चेंज होगा ऑरेंज से ग्रीन। रिएक्शन में देखना यहाँ पर जो भी लाइम वाटर मिल्की से रिलेटेड रिएक्शन होते थे CO2 के, एग्जैक्टली वैसे ही है SO2 के, अलग नहीं है कुछ भी। वैसे ही बाइकार्बोनेट की जगह पे बायसल्फाइड बना हुआ है। ठीक है? नेक्स्ट सेम ऐसे BaCl2 और CaCl2 का रिएक्शन है। ऑलमोस्ट सारी वही बातें हैं। ठीक है? बट अब एक इंपॉर्टेंट बात सल्फाइड के बारे में बताई गई है, उसको पढ़ जाओ फास्ट। On standing, white precipitate of BaSO3 slowly oxidizes into white precipitate of BaSO4। बड़ा मजेदार और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सल्फाइड अक्सर सल्फेट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। क्यों? डेफिनेटली सल्फेट के आ जाने से इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ जाते हैं। ओके? एंड देन ये ज्यादा स्टेबल प्रेसिपिटेट के रूप में दिखाई देता है। अगर ज्यादा स्टेबल प्रेसिपिटेट है तभी तो, विच इज इनसॉल्युबल इन एनी डाइल्यूट एसिड और बेस एट रूम टेम्परेचर। याद आ रहा होगा, ऐसा हमने डिस्कस किया था पहले ही, बताया था बेरियम सल्फाइड की इस प्रॉपर्टी को, ये बहुत फेमस प्रॉपर्टी है, तो ये क्वेश्चंस में यूज हो रहा होता है। बट सॉल्युबल इन हॉट एंड कॉन्ग H2SO4, किसी भी डाइल्यूट एसिड या बेस में रूम टेम्परेचर पर इनसॉल्युबल है, बट तब सॉल्युबल होगा जब आप हॉट एंड कॉन्ग H2SO4 डालेंगे, तब ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल बायसल्फेट। This change can be rapidly done by warming with Br2 water, H2O2 और little Kong HNO3। कौन से चेंज की बातचीत की जा रही है? BaSO3 to BaSO4। Oxidation. नीचे जाएं, सारे ऑक्सीडाइजर्स ही लगे हुए हैं। ठीक है? आप स्लोली जो ऑक्सीडाइज होने दे रहे हैं सल्फाइड को एयर में, उसका अल्टरनेट है। नीचे जाएं, अगले पेज पे। रुक जाइए, ऊपर वाली लाइन देखिए, soluble in hot and Kong H2SO4। ठीक है, नीचे आइए। टेस्ट विथ लेड नाइट्रेट एंड लेड एसिटेट। अब एक बार तो आप में से सारे लोगों को ये काम करना चाहिए। एक पीडीएफ अलग से, इसी नोट्स की एक अलग से पीडीएफ रखिए, जिस पीडीएफ में ना आप ये काम कर लिया कीजिए कि हेडिंग रहने दीजिए और नीचे जो भी चीजें लिखी हुई है ना, जो भी रिएक्शन लिखा हुआ है, उसको डार्क कर दीजिए और खुद से रिकॉल कीजिए कि क्या क्या लिखा हुआ था। ठीक है? एक पीडीएफ ऐसी रख लीजिए।
जिसमें ना आपको पता चला है, तो अभी आप 3-4 मिनट निकालिए और फटाफट उस सारे पार्ट को ना अपने स्केच से, ये पीडीएफ वाले स्केच से ना उसको डार्क कर लीजिए। और फिर स्टार्टिंग से नोट्स को देखते जाइए, रिकॉल कीजिए कौन-सा रिएक्शन था, कौन-सा रिएक्शन था। रिएक्शन रिकॉल कीजिए। ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना, वो अगर नहीं भी आए माइंड में, तो आप रिएक्शन के साथ चलिए। ये सब समय के साथ आ जाएगा, जो लिखा हुआ है अलग से, ये जो पॉइंट है। ओके, सल्फाइड का रिएक्शन दिखाया गया है, फिर से देखिए। लेड के साथ लेड सल्फाइड बना है और बॉइलिंग करेंगे तब क्या हो जाएगा? ऑन बॉइलिंग व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ PbSO3 ऑक्सीडाइज इनटू व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ PbSO4 विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो आपने देखा, जो सल्फाइड से जनरली सल्फेट में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रख रहे हैं, वो बेरियम के साथ भी, वो Pb के साथ भी है। ओके, नाउ लेड सल्फाइड एंड लेड थायोसल्फेट एक बड़ा इंपॉर्टेंट अनायन है। इनके बीच में कैसे हम डिस्टिंक्शन करते हैं? जैसे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में कर रहे थे। कैसे होगा ये? तो लेड सल्फाइड एयर ऑक्सीडेशन से लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वही लेड थायोसल्फेट रहेगा, इसको मैं बॉयल कर दूं, एयर प्रेजेंट है, फिर भी मुझे PbS मिलेगा और H2SO4 मिलेगा। ठीक है, ऐसा मत समझना कि ऊपर में O2 है तो नीचे में O2 नहीं है। हमने ओपनली इसको एयर के ही प्रेजेंस में दोनों चीजें करवाई हैं। बट जो लेड सल्फाइड बनेगा, वो आसान नहीं होता उसका कन्वर्ट होना PbSO4 में। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, लेकिन आसान नहीं होता। सल्फाइड्स को ऑक्सीडाइज करना वैसे ही आसान नहीं है। कोई भी सल्फाइड आयन रहेगा ना, मान लीजिए अल्कली मेटल का कोई सल्फाइड हमने उठाया, वो सल्फाइड अगर उसको हमने ऑक्सीडेशन में डाला, तो वो सल्फाइड मोस्टली किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी साथ सल्फर के कोलाइडल प्रेसिपिटेट में ही कन्वर्ट होकर के रह जाता है। ठीक है, अब नीचे के पार्ट को ना आप एक बार रीड करो, AgNO3 वाले पार्ट को, सारे लोग इस पर 2 मिनट डेडिकेटेडली दो। सर एक चीज पूछनी है। फास्ट पूछो। सर जस्ट जो अभी हमने थाल सल्फेट का देखा, उसमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहाँ हो रही है? ऑलरेडी +6 -2 में है थाल सल्फेट के दोनों ऐसे एटम्स, वो अपने रिस्पेक्टिव -2 और +6 में जा रहे हैं दोबारा। ये पूछनी है। डिस्प्रोपोर्शनेशन हमने डिस्कस कहाँ किया है? डिस्कस नहीं किया ना? नहीं सर, वो लिखा था शायद किसी ने, मुझे लगा उससे शायद होगी डिस्प्रपोर्शनेशन। अच्छा, तो देख लेना, किसी को लगा होगा तो। ऑक्सीडेशन नंबर मिस कर गए होगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंगली चलो। +6 और -2 है, तो वही +6 और -2 वहां दिख रहा है। हाँ, फर्क बस इतना है कि जो सल्फर का बॉन्ड था वो टूट गया है, तो वो तो कमजोर होता है, उसको जब भी रिएक्शन में डालोगे तो सबसे पहले उसी के टूटने के चांसेस है। ठीक है, आ जाओ जल्दी से इसे AgNO3 वाले को रीड करो, अगले पेज पे चलो। मैं म्यूट कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। हो गया? देखो, इतना ज्यादा इस रिएक्शन को अभी भाव देने की जरूरत नहीं है। ओके, इसको एक बार पढ़ जाते, बट अभी इतना परेशान नहीं होना कि इतनी सारी चीजें थी। हर जगह ये काम करना तुम, ये याद रखना कि बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं रखना है कि ओ भाई गॉड इतना लंबा रिएक्शन था और उसको रटना है। अपने आप सॉल्विंग वगैरह करोगे तो एहसास हो जाएगा कि इतना जरूरी नहीं होता। अपने आप सॉल्विंग में कहीं ना कहीं हिंट होगा, कुछ ना कुछ होगा जिससे कैच हो जाएंगी चीजें। आपके लिए मुश्किल है तो बाकी सबके लिए भी मुश्किल है। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है ऐसे ही, जिससे कि आपने बस ढंग से पढ़ा हो तो चीजें हो जाएंगी। आप इस प्रिंसिपल को याद रखें कि जहाँ पर चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वहां पर स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस कैच होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। शर्त ये है कि ढंग से केयरफुली एक बार पढ़ा हो, पागलों जैसा नहीं कि बिल्कुल लग गए कि एक एक स्टेप को रट रहे हैं। अब पहले स्टेप में दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सिल्वर का सल्फाइड बनेगा। ठीक है, बन गया, ओवरऑल चार्ज माइनस आएगा। एक्सेस AgNO3 Ag2SO3 का प्रेसिपिटेट बना रहा है। इसे अगर डायरेक्टली हीट कर दिया तो सिल्वर बाहर आएगा, और सिल्वर बाहर आया है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन गेन किया है Ag+ ने, तो डेफिनेटली सल्फाइड ऑक्सीडाइज होकर के सल्फेट में जाएगा। तो आपने तो ये कैरेक्टरिस्टिक देखी है सल्फाइड को वैसे भी ऑक्सीडाइज होते हुए। अभी पीछे वही सब डिस्कशन हो रहा था ना, बेरियम का सल्फाइड है, लेड का सल्फाइड है। देन ऊपर में राइट साइड में एक और रिएक्शन हुआ है, Ag2SO3 में फिर से सल्फाइड डाल दिया है। और अब फिर मजेदार बात हुई, वापस
AgSO3 माइनस बन गया है। देख रहे हैं? अगर मैं अब AgSO3 माइनस को ही हीट कर दूं तो Ag तो निकलेगा, सल्फेट तो निकलेगा, SO2 भी बाहर आएगा। देख रहे हैं? मतलब अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से है। कुछ ऐसे सल्फर हैं जो कि नॉन ऑक्सिडाइज्ड स्टेट में ही SO2 बना करके बाहर निकल रहे हैं और कुछ सल्फर है जो कि ऑक्सिडाइज हो गए हैं। तो कुछ तो सल्फर ऑक्सिडाइज होंगे ही होंगे क्योंकि Ag प्लस Ag में गया है। लेकिन सारे सल्फर नहीं हो रहे, ये दिखाया जा रहा है। कुछ सल्फर डाइऑक्साइड भी है जो बाहर आ रहा होता है। कुछ ना कुछ एफर्वेसेंस सॉल्यूशन में मिलता है, कुछ ना कुछ बबल्स मिलते हैं और वो बबल किसके हो सकते हैं? SO2 के सिर्फ। ठीक है? डन। अगले पेज पे चलिए तो। जल्दी आइए, फिनिश कर रहे हैं इसे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो लिखा हुआ है, नोट करके। ये जो AgI, AgCl, AgBr, AgF, Ag2S वाले लिखे हुए हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेफ्ट साइड में कर्ली ब्रैकेट मार दीजिए, लिख दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे लोग ध्यान में रखेंगे इस पार्ट को। नीचे चलिए तो टेस्ट बेस्ड ऑन रेडॉक्स, ये आपको करना है जो AgI, AgCl, AgBr वाला जो पार्ट लिखा हुआ है। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। बढ़िया। तो देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, अभी तक मैंने यहाँ तक 7 दे दिया है, एक बार रिव्यू कर दिया है, ठीक है? बाइसल्फाइड और भी ज़्यादा ईज़ी है। अब आप एक बार बाइसल्फाइड तक कंप्लीट करो चीज़ों को।